हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो बायोलॉजी का पोर्शन है। इसमें हम पढ़ेंगे सेल। सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये देखिए, पहले हम जानेंगे सेल है क्या। तो आप ये समझिए कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, उसी को हम कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। और इसी सेल के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो आज हम बात करते हैं सेल की हिस्ट्री के बारे में। आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, सेल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं मार्सेलो मेलपिग्गी के। ये देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं मार्सेलो मेलपिग्गी पे। तो ये एक खोजकर्ता हैं। इन्होंने क्या बताया था कि जो प्लांट हैं वो अनेक स्ट्रक्चरल यूनिट से बने होते हैं। जो प्लांट हमारे होते हैं वो बहुत से स्ट्रक्चरल यूनिट से बने होते हैं, जिसे हम यूट्रिकल्स कहते हैं। ये याद रखिएगा। मार्सेलो मेलपिग्गी के द्वारा उन्होंने ये वो बताएं कि स्ट्रक्चरल यूनिट जो ये होता है प्लांट का, जो प्लांट में जितने जो बहुत से स्ट्रक्चरल यूनिट बने होते हैं, उसको हम यूट्रिकल्स कहते हैं। उसके बाद आ जाइए रॉबर्ट हुक। इन्होंने ही सेल का आविष्कार किया था, खोज किया था। तो ये देखिए, रॉबर्ट हुक सन 1665 ईस्वी में इन्होंने पहली बार कॉर्क से सेल का आविष्कार आविष्कार किया था, जिसका नाम इन्होंने सेलुला दिया था। सेलुला के रूप में। सेलुला वही एक छोटा सा कोष्ठ बोलिए या छोटा सा कमरा, एक खाली स्थान। तो यहाँ इन पे ध्यान दीजिए कि रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, किन्होंने, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में बोतल, जो बोतल होता है, बोतल की एक मतलब बोतल की कॉर्क की एक पतली परत ली है इन्होंने। ठीक है, उसी परत के अध्ययन के आधार पर इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते जैसे, जो मधुमक्खी का छत्ता आप लोग देखते हैं, मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे। तो जैसे छोटे छोटे कोष्ठ, उसमें छोटे छोटे घर बने रहते हैं, छोटे छोटे कमरे जैसे रहते हैं, और उसी एक छोटे छोटे में मतलब मधुमक्खियां रहती हैं। तो उन्हीं के आधार पर इनका नाम इन्होंने कोसा दिया। ठीक है, सेलुला दिया, जिसका मतलब होता है एक छोटा सा घर, एक छोटी सी कोष्ठ, एक छोटे से कमरा। और ये तो उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने, आप याद रखिएगा, सेल का आविष्कार की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 ईस्वी में। और ये उनकी पुस्तक ये माइक्रोग्राफिया में छपी हुई है। ठीक है, माइक्रोग्राफिया में जिक्र किया गया है। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ये देखिए, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक सन 1674 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये देखिए आप याद रखिएगा, मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। ठीक है, मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। और उसकी मदद से ये 1675 ईस्वी में, कब? 1675 ईस्वी में बैक्टीरिया की खोज की। ये आप याद रखिएगा। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आविष्कार किया था, कब? 1674 ईस्वी में। और उसी की मदद से 1675 ईस्वी में इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ये देखिए, अब कॉर्टी महाराज आ गए। ठीक है, तो ये कॉर्टी जो है, ये 1772 ईस्वी में, कब? 1772 में इन्होंने यह बताया कि जो सेल में, इन्होंने बताया कि सेल में एक गाढ़ा प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है। ठीक है, गाढ़ा एक प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन जैसा एक लिक्विड होता है, लिक्विड भरा होता है। और इन्हीं को फ्लेक्स, ये देखिए, इन्हीं को फेलिक्स दुजार्दिन ने सन 1836 में, जो उसमें जो गाढ़े पदार्थ जो भरे होते हैं जो सेल के अंदर, उसका नाम इन्होंने क्या दिया? उसी का नाम इन्होंने सैरकोड दिया। ठीक है, इन्होंने दुजार्दिन ने बताया कि जो जो प्रोटीन जैसा जो लिक्विड भरा होता है सेल के अंदर, ठीक है, उसका नाम इन्होंने क्या क्या दे दिया? उसका नाम इन्होंने क्या रखा? सैरकोड रखा। अब उसके बाद जब पुरकिंजे आए 1839 में, तो इन्होंने क्या किया कि वही सैरकोड का नाम, ठीक है, उसी सैरकोड का नाम बदल करके नया नाम उसका इन्होंने प्रोटोप्लाज्म कर दिया, जीव द्रव कर दिया। आप ये याद रखिएगा। कॉटी ने सन 1772 ईस्वी में इन्होंने देखा कि बताया कि सेल में एक प्रोटीन जैसा लिक्विड पाया जाता है। और इसी को दुजार्दिन ने 1836 ईस्वी में क्या किया कि जो वो लिक्विड पाया जाता है उसका नाम इन्होंने सैरकोड रख दिया। और उसी को पुरकिंजे आए, और पुरकिंजे आकर के 1839 में उसी सैरकोड का नाम बदल करके प्रोटोप्लाज्म रख दिए। उसके बाद हम चलते हैं रॉबर्ट ब्राउन।
ये देखिए रॉबर्ट ब्राउन, यहाँ आ जाइए। रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1831 में, ठीक है, इन्होंने 1831 में सेल के अंदर, ये देखिए ध्यान दीजिए, सेल के अंदर एक राउंड शेप, ठीक है, एक राउंड शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है। इन्होंने बताया कि सेल के अंदर एक राउंड शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो सेल है, जो हमारी सेल है, ये देखिए, जैसे जो ये सेल है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है कि एक राउंड शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। इसका नाम इन्होंने न्यूक्लियस रखा, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन आए और 1831 में उन्होंने बताया कि सेल के अंदर एक राउंड शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे वो न्यूक्लियस नाम दिए, ठीक है। उनका कहना था कि सेल के अंदर एक गोलाकार गोलाकार संरचना पाई जाती है, राउंड शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको उन्होंने बताया कि ये न्यूक्लियस है, उसका नाम न्यूक्लियस दिया। और उसके बाद बोमेन आए और ये क्या किए कि 1814 में उन्होंने उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस तो पाया जाता है, सेल के अंदर एक राउंड शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है न्यूक्लियस, लेकिन उसके अंदर भी एक राउंड शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसका नाम उन्होंने न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस दिया, जिसका नाम उन्होंने क्या बताया, न्यूक्लियोलस बताया, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि सेल के अंदर, ठीक है, एक राउंड शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, केंद्रक केंद्रक बताया, जिसका नाम क्या बताया, केंद्रक न्यूक्लियस बताया। लेकिन बोमेन आए और उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर भी, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक राउंड शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसका नाम उन्होंने न्यूक्लियोलस दिया। जैसे ये देखिए ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर भी राउंड शेप, इसके अंदर भी राउंड शेप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसका नाम इन्होंने क्या कहा, क्या इसका नाम दिया, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम चलते हैं, अब देखिए हम यहाँ ध्यान देते हैं, स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है। स्लाइडेन जो थे वो 1839 में, ये 38 में, और स्वान जो थे 1839 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया था, कोशिका सिद्धांत का। और उस कोशिका सिद्धांत के अनुसार, उस सेल थ्योरी के अनुसार इन्होंने बताया कि ऑल लिविंग थिंग, ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स जो हैं, जितने भी सजीव सजीव जो शरीर होते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, मतलब सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक सेल से मिलकर बना होता है। सभी जीवों का शरीर जो है एक और एक से अधिक सेल से मिलकर बना होता है। उसके बाद इन्होंने दूसरा पॉइंट क्या बताया कि सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट विद इन ऑर्गेनिज्म एंड द केमिकल रिएक्शन, ये देखिए, एंड द केमिकल रिएक्शन ऑफ लाइफ टेक प्लेस विद इन सेल, मतलब कि सेल जो है, ठीक है, सेल सेल जो है, जो सेल जीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। सेल जो होती है वो हमारे शरीर की, ठीक है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, और जीवन संबंधी सभी जितने भी रासायनिक क्रियाएं होते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो सेल में ही संपन्न होता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। सेल थ्योरी के अनुसार जो पहला क्या था कि सभी जीव का शरीर जो है वो अनेक मतलब सेल से मिलकर बना होता है, और दूसरे में इन्होंने क्या बताया कि सेल जो है वो जीव के शरीर के जो होता है वो संरचनात्मक, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, और जीवन में जितने भी होते हैं संबंधित सभी जो ये केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो सेल में ही संपन्न होते हैं। उसके बाद देखिए आगे हम देखिए, आगे तीसरा पॉइंट देखिए कि सेल्स आर, ये देखिए, ये आ जाइए, ऑल सेल्स, ठीक है, ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम, ये देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री, ये देखिए प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, आपको ये ध्यान देनी है, ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, मतलब सभी जो कोशिकाएं जो है वो क्या होता है कि पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनती है, ठीक है। इन्होंने तीसरा पॉइंट बताया कि जितने भी सेल हैं वो पहले मतलब पूर्ववर्ती यानी पहले के सेलों से वो बनते रहती है। जैसे मान के चलिए कि हमारा हाथ है, ठीक है, जैसे ये हाथ को हम इस तरीके से गिराएं, ठीक है, तो मान के चलिए कि 50 लाख हजारों करोड़ जो सेल हैं वो मर गए, लेकिन फिर ऐसे किए तो वो क्या हुआ कि कुछ 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 जो है वो जिंदा हो गए, फिर मरते गए, जिंदा हो गए, मतलब कि क्या है कि पुरानी सेलों से नए सेलों का निर्माण होते रहता है, ठीक है, इनका कहने का मतलब। तो आप याद रखिएगा, सेल थ्योरी आप याद रखिएगा, ठीक है। पहला क्या था सेल थ्योरी में कि सभी जो जीव जो है, ठीक है, जो सभी जीवों का शरीर जो है वो एक अथवा बहुत से सेलों से मिलकर बना होता है। दूसरा क्या था, दूसरा इन्होंने क्या बताया था कि सेल जो है, ठीक है, सेल जीव के शरीर की जो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, और
हमारे जीवन में जितने भी केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो सेल में ही संपन्न होते हैं। और तीसरा इन्होंने क्या बताया कि जितने भी सेल हैं वो पहले के सेल जो पूर्ववर्ती सेलों से मिलकर वो बने होते हैं। पूर्ववर्ती ये मतलब कि जीवित सेल से मिलकर के वो बनते रहते हैं। उसके बाद देखिए, आगे देखिए, यहाँ देखिए, उसके बाद कौन आए? नेगेली एंड क्रैमर। ठीक है, इन्होंने यह बताया, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि सेल के चारों ओर, ठीक है, सेल जो है उसके चारों ओर एक पतली और लचीली झिल्ली होती है। ठीक है, एक झिल्ली होती है, और मतलब जो सेल जो है उसके चारों ओर एक पतली लचीली झिल्ली से सेल जो घिरा होता है। ठीक है, सेल ये पतली लचीली झिल्ली से घिरी होती है, जिसको इन्होंने बताया कि ये जो है वो झिल्ली का नाम इन्होंने क्या दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बताया। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए इनका क्या कहना है। ठीक है, नेगेली और क्रेमर का क्या कहना है? ये 1855 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि सेल के चारों ओर से एक एक पतली और लचीली झिल्ली द्वारा वो घिरा रहता है। सेल जो है वो चारों ओर से एक पतली और लचीली झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया? जिसे इन्होंने बताया, जिसे इन्होंने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। क्या बताया इन्होंने? फिर से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इन्होंने बताया कि सेल के चारों ओर से एक पतली और लचीली झिल्ली द्वारा वो घिरा रहता है। सेल जो है वो चारों ओर से पतली और लचीली झिल्ली के द्वारा घिरा होता है, जिसे इन्होंने क्या बताया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन नाम दिया। जैसे देखिए, ये जो है, ये हमारा सेल जो है, ये क्या है कि चारों ओर से, ये चारों ओर से पतली और लचीली झिल्ली के द्वारा, पतली और लचीली झिल्ली के द्वारा क्या है कि घिरा रहता है। ठीक है, ये घिरा रहता है, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या नाम बताया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद जो आए कौन? जेक्यू प्लोवे। ठीक है, जेक्यू प्लोवे ने क्या बताया? ठीक है, इनका जो कहना था, इन्होंने क्या बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नया नाम ही इन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन का नया नाम प्लाज्मा लेमा, ठीक है, प्लाज्मा लेमा दिया। याद रखिएगा। ठीक है, जेक्यू प्लोवे जो आए वो क्या किए कि इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नया नाम जो है वो बदलकर क्या क्या बताया? नया नाम क्या बताया? ठीक है, प्लाज्मा लेमा। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नया नाम प्लाज्मा लेमा दिया। उसके बाद देखिए, ये यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, उसके बाद कौन है? हैंस्टेन आए। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? ये कब? 1880 में। ठीक है, 1880 में इन्होंने क्या बताया कि सेल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी, ठीक है, संपूर्ण प्रोटोप्लाज्म जो है, ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म है मतलब पूरे, ठीक है, इन्होंने सेल के अंदर, इन्होंने बताया कि जो सेल के अंदर पूरे प्रोटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक सम्मिलित रूप से उसका नाम चेंज करके इन्होंने क्या बताया कि प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। ठीक है, ये क्या किए कि सेल के अंदर पाए जाने वाले, ठीक है, संपूर्ण प्रोटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सम्मिलित रूप से प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, ये देखिए, ये प्रोटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सम्मिलित रूप से प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट याद रखिए। ये थोड़ी गड़बड़ हो रही है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, ये देखिए, प्रोटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सम्मिलित रूप से प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट नाम दिया। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट, आप याद रखिएगा। इसके बाद जो है आए हमारा स्ट्रेस बर्गर। ठीक है, स्ट्रेस बर्गर ने क्या किया? ये देखिए यहाँ, उसके बाद स्ट्रेस बर्गर जो आए, ये 1882 में, 1882 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने प्रोटोप्लाज्म में से, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को छोड़कर इन्होंने कहा कि प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को छोड़कर सभी पदार्थों को, ठीक है, सभी मतलब पदार्थों के लिए एक नया नाम इन्होंने क्या दे दिया? साइटोप्लाज्म। ये आप याद रखिएगा, इसको फिर से एक बार आप समझ लीजिए। देखिए, नेजेलियन क्रेमर का क्या कहना था? इनका कहना था कि सेल के चारों ओर एक पतली और लचीली झिल्ली, जो सेल है वो चारों ओर से पतली और लचीली झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद प्लोवे आए, इन्होंने सेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नाम बदलकर नया नाम क्या दिया? प्लाज्मा लेमा। उसके बाद हेस्टिन आए, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने सेल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके सम्मिलित रूप को इन्होंने प्रोटोप्लास्ट नाम दिया। उसके बाद स्ट्राबर्गर ने आए, ठीक है, और ये आकर के इन्होंने ये बताया कि प्रोटोप्लाज्म में से, ठीक है, न्यूक्लियस को छोड़कर जितने भी पदार्थ हैं उसका नया नाम इन्होंने साइटोप्लाज्म दिया। ये आप याद रखिएगा, सेल के इतिहास के बारे में, सेल की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, यानी सेल जो हमारी जो है वो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जीवन की संरचनात्मक
संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट को हम कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की 1665 ईस्वी में। कॉर्ड ट्रांसफर के द्वारा एक मधुमक्खी के छत्ते में बहुत से छोटे छोटे कोष्ठ जो थे, ठीक है, जो छोटे छोटे रूम थे, उसी के नाम उन्होंने सेलुला दिया, ठीक है, और उसी के आधार पर इन्होंने सेल की खोज की। ये आप याद रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, हम अगले वीडियो में मिलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।